नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप बहुत नजदीक हैं, अपने 15 रूल ऑफ ग्रामर के आसपास ही हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ वर्बों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं मोडाल्स वर्ब के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त? मोडाल के बारे में। तो मोडाल का क्या खेल है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे दोस्त, दो तरह की मोडाल्स वर्ब होती है। मॉडल वर्ब, ठीक है मेरे दोस्त। मॉडल वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक को कहा जाता है प्योर मॉडल्स और दूसरी को कहा जाता है मेरे दोस्त सेमी मॉडल। क्या कहा जाता है? सेमी मॉडल्स। तो जो प्योर मॉडल्स होती हैं वो होती हैं, बड़े आराम से समझना, विल, वुड, सेल, शुड। ठीक है भाई। कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है भाई। मस्ट और ऑट टू। ये होते हैं मेरे दोस्त प्योर मॉडल्स। मतलब इनको प्योर मॉडल्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एकदम प्योर होती है। मतलब इनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो आपको समझनी पड़ेगी कि इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे दोस्त ये सारी की सारी वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मोहब्बत दिखाती हैं कि इनके बाद हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इन वर्बों के बाद अगर हैव आया तो वर्ब की ऑटोमेटिकली कौन सी फॉर्म चली जाती है? थर्ड फॉर्म चली जाती है। तो यही एक लॉजिक है कि इन सारी वर्बों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इनके बाद अगर हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सेमी मॉडल्स के बारे में। तो सेमी मॉडल्स तीन होती हैं। पहली डेयर, दूसरी नीड और तीसरी होती है मेरे दोस्त यूज टू। कौन सी होती है मेरे दोस्त? यूज टू। यूज्ड। तो ये तीन टाइप की मेरे दोस्त क्या होते हैं? मॉडल्स, सेमी मॉडल्स हुआ करती हैं। तीन टाइप की सेमी मॉडल्स हुआ करती है। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो वहां से क्वेश्चन मेरे दोस्त जनरेट होते रहते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनके साथ दो प्रॉब्लम है दोस्तों। दो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं उन बातों को समझिएगा। पहली जो प्रॉब्लम है कि ये मॉडल्स का भी काम करती हैं, और दूसरी इनके साथ जो प्रॉब्लम है कि ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं। किसका काम करती हैं? मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं। जब ये मॉडल्स का काम करती हैं तो एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं। अब ये मेन वर्ब का काम करती है, जो जैसे मेन वर्ब रिएक्ट करती है उसी तरीके से मेरे दोस्त ये मॉडल्स भी रिएक्ट, मतलब मेन वर्ब रिएक्ट करती है वैसे ही। इसी चक्कर में यहां से डाउट पैदा होता है। जब डाउट पैदा होता है तो क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में समझते हैं कि यहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि यहां से किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहां से किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे डेयर की और नीड की। ये दो बातें आपको करनी है, डेयर और नीड। मेरे दोस्त बड़े आराम से समझिएगा इस पॉइंट को कि डेयर और नीड किस तरह से काम करती है। तो जब भी आप डेयर और नीड आए तो आप पहली बात जो चेक करोगी वो करोगी सेंटेंस। अगर सेंटेंस यहां पर पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। और डेयर और नीड के बाद अगर दूसरी कोई वर्ब आती है तो इनके बीच में आपको टू लगाना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। बड़े आराम से समझिएगा कि डेयर और नीड जब भी आए तो आप ये चेक करो कि सेंटेंस कैसा है। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर दूसरी वर्ब डेयर और नीड के बाद आती है तो उनके बीच में आपको टू लगाना पड़ेगा। अब दूसरी बात इसमें यह है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, दोनों में से कोई एक है, मतलब या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, अगर अब इसके बाद मेरे दोस्त, अगर इन डेयर और नीड के बाद अब अगर वर्ब आई, तो इसके बीच में टू बिल्कुल नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों होता है ये तो आपको समझना पड़ेगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट। लेकिन आपको इतनी बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे जैसे मैं कहूं आई नीड गो देयर, ये सेंटेंस आई नीड गो देयर। तो आपने देखा कि भाई नीड, ये सेंटेंस कैसा है? तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बाद अगर डेयर और नीड के बाद कोई दूसरी वर्ब आई तो टू लेगी ही लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। आई नीड टू गो देयर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा, आई नीड नॉट टू गो देयर, टू गो देयर, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि नीड के साथ ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नॉट आ गई, तो अब
अब इस टू की कोई जरूरत नहीं है। या फिर ऐसा हो कि नीड आई टू गो देयर, तो बस ये देखो नीड आ गई, सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो इस टू की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि ना तो नेगेटिव सेंटेंस में ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब डेयर और नीड आती है तो उनके साथ टू का यूज नहीं होता, जब डेयर और नीड के बाद वर्ब आएगा। अब दूसरी इसकी सबसे बड़ी समस्या है, वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डेयर और नीड आए, बड़े आराम से समझना मेरे दोस्त, अगर डेयर और नीड में से कोई भी चीज आई और इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है मेरी उम्र के नौजवानों, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है तो 100% ये मेन वर्ब होंगी। कैसी होंगी मेरे दोस्त, मेन वर्ब होंगी। अब अगर सेंटेंस कैसा भी हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अगर इनके बाद वर्ब आई तो टू आएगा ही आएगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर डेयर और नीड आई, डेयर और नीड से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, डेयर और नीड के बाद टू लगेगा ही लगेगा, ये बात आप समझ लीजिए। जैसे जैसे मैं कहूं यू विल नॉट डेयर टॉक टू देम। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये डेयर आ गई और डेयर के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये मेन वर्ब बन गई। अब मेन वर्ब बन गई, अगर दूसरी वर्ब आएगी तो टू लगेगा ही लगेगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई साहब डेयर और नीड से तो दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं यूज टू के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त, यूज टू के बारे में। सेम प्रॉब्लम दोस्तों यूज टू के बारे में यही होती है, सेम प्रॉब्लम यूज टू के बारे में यही होती है। जो आप जानिए कि यूज टू किस तरह से काम करता है। नॉर्मली यूज टू के बाद, आराम से समझिएगा, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यूज टू से पहले अगर कोई बी फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, बी फॉर्म। बी फॉर्म आप जानते हो कि होती है इज, एम, आर, वॉच और वर। ठीक है मेरे दोस्त, ये होती है बी फॉर्म। इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाए तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आकर मेरे दोस्त क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आती है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म आती है। तो मेरे दोस्त ये मॉडल्स के डेयर और नीड से बनने वाले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभार पूछ ले जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त इसके लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए मेरे दोस्तों इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा दिमाग लगाइए और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इनको जल्दी से कर दीजिए। तो बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर डेयर आया तो ये सेंटेंस नेगेटिव है तो टू लाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना देखना होता है, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है, डेयर आया है इसमें और इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आई नहीं तो टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यही एरर है और यही एरर है इस बात में। इसमें भी देखा भाई, डेयर नीड आ गया, अच्छी बात है भाई। नीड से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई, नीड से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये मेन वर्ब बन गई। अगर ये मेन वर्ब है और दूसरी वर्ब कोई आ रही है तो इसके बीच में टू आएगा, यही एरर है। यही दो बातें आपको जाननी है अच्छी तरीके से मेरे दोस्त, बाकी बहुत सिंपल है चीजें। जैसे आपने इस बात को समझा कि नीड आ गया, नीड से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, सुन रहा है ना तू, अगर नीड से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब बन गई। मेन वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब आएगी तो टू लगाना हमारी मजबूरी बन जाएगी, टू लगाना हमारी मजबूरी बन जाएगी, तो आंसर लगेगा टू राइज। ठीक है मेरे दोस्त। जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इधर देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि हु विल डेयर क्रैक दिस एनिग्मा। तो भैया डेयर आ गया और डेयर से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आएगी तो टू लगेगा, सिंपल सी बात है। आपने देखा कि यूज टू के बाद टू आता है, लेकिन यूज टू से पहले अगर बी फॉर्म आ जाए तो स्मोक नहीं मेरे दोस्त, स्मोकिंग का यूज करना पड़ेगा, यही एरर है। यू नीड नॉट टू, देखो नीड आ गया, नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है तो इस टू की कोई जरूरत नहीं है। देखो ही इज यूज टू प्ले, बिल्कुल गलत हो गया, ही इज यूज टू प्ले। तो जैसे ही इससे पहले बी फॉर्म आया तो बी फॉर्म के बाद आईएनजी का स्कोप लगाना पड़ेगा, यही मेरे दोस्त यहाँ पर आंसर होगा कि यहाँ पे प्लेइंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लेइंग करना पड़ेगा। एक लास्ट सेंटेंस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है कि कोकोनट ऑयल इज यूज टू मेकिंग स्वीट डिशेस। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको ऐसा लगा होगा सर इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है, यहाँ पे आएगा मेक।
यहां पे क्या आएगा, मेक। अब ये कहानी क्यों हुई, इस बात को थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त। यहाँ पे मेक इस चक्कर में आएगा कि यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज टू मेक, जैसी जब भी कोई चीज हैबिट में न होकर उसका यूज होती है, उसकी ड्यूटी होती है ये काम करना, या उसका यूज होता है, तब आईएनजी नहीं आता। तो मतलब कोकोनट ऑयल का हैबिट है कि वो मतलब स्वीट डिशेस बनाता है, ये उसका यूज है, तो आप कहोगे ये भैया यूज है, ऐसी जगह पर आईएनजी नहीं आती। यहीं पे लड़के मार्क खा जाते हैं कि यूज टू के साथ आईएनजी। एक जगह ऐसी भी होती है जिसके साथ यूज टू के साथ आईएनजी नहीं आती। तो मेरे दोस्त आप बताइएगा कि ये रूल आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, कमेंट जरूर करिएगा। और मोहब्बत से हम अपनी मोहब्बत की सीरीज को पूरा कर रहे हैं। तो चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।